हेलो स्टूडेंट्स, हम आवर्त सारणी के अंदर पढ़ रहे थे तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। आवर्ती गुणधर्म के अंदर मैंने बताया था वे गुणधर्म जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ परिवर्तित होते हैं, आवर्ती गुणधर्म कहलाते हैं। कौन कौन से गुण आवर्ती गुण होते हैं तो मैंने बताया था परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। ये गुण आवर्ती गुण होते हैं और इनके गुणों में इस आवर्त सारणी में होने वाला परिवर्तन कहलाता है आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता। अब हम इनमें से पहले गुणधर्म को आज पढ़ते हैं और वो है परमाणविक त्रिज्या। तो सबसे पहला तो आ जाता है परमाणविक त्रिज्या या आकार। इसको आकार भी ले सकते हैं। आकार निर्भर किस पर करता है, होता क्या है। तो देखो, एक परमाणु होता है, तुम सब जानते हो एक परमाणु होता है और उस परमाणु में ये सेंटर में क्या होता है, नाभिक। परमाणु में ये परमाणु में सेंटर में क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। तो इसे हम बोलते हैं नाभिक और ये होता है इसका बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश और ये होता है इसका नाभिक। तो बताओ फिर परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे? नाभिक से ये होगी त्रिज्या। तो परिभाषा होगी नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से हम दर्शाते हैं। ये दूरी किस किस पर निर्भर करती है? परमाणु त्रिज्या तो होगी। अब वैसे तो देखो, हम जानते हैं परमाणु अदृश्य होता है। परमाणु अदृश्य होता है, परमाणु को देख भी नहीं सकते। अब उसमें तुम कहाँ फीता लगाओगे? नाभिक से और बाह्यतम कोश के मध्य। तो त्रिज्या नापोगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, परमाणु त्रिज्या का सही एग्जैक्ट मान फाइंड आउट करना अत्यंत कठिन है। इसको बता पाना संभव नहीं है। और कोई पूछे क्यों, तो तुम बता सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक घूम रहा है इसकी कोई सीमा नहीं है। परमाणु की कोई सीमा नहीं है, तो फिर हम बाह्यतम कोश को कहाँ ढूंढेंगे? ठीक है, इसलिए परमाणु त्रिज्या के मान को एग्जैक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं। फिर भी कई वैज्ञानिकों ने इस परमाणु त्रिज्या को कई रूपों में बताया। जैसे सहसंयोजक बंध से अगर कोई परमाणु बंधित होते हैं तो उनकी बताई जाती है सहसंयोजक त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या को निम्न रूपों में बताया जाता है, जिसमें पहला रूप है सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा है कुछ परमाणु जो सहसंयोजक बंध से नहीं बंधित होते हैं बल्कि आयनिक बंध से बंधे हुए, आयनों के बंध से जुड़े होते हैं, तो उनकी वो त्रिज्या होती है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। कुछ धात्विक बंध से बंधे होते हैं तो उनकी हम बताते हैं कौन सी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। और जो किसी बंध से नहीं बंधे होते हैं अक्रिय गैस परमाणु, उनकी हम बताते हैं वांडर वाल त्रिज्या। ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि वांडर वाल त्रिज्या किसके लिए बताई जाती है, तो अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैस तत्व जो किसी भी प्रकार के बंध से नहीं बनते हैं उनकी त्रिज्या वांडर वाल त्रिज्या होती है, जो सभी त्रिज्याओं में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो अक्रिय जानकारी है, अक्रिय गैस परमाणु जो कि किसी भी बंध के द्वारा बंधित नहीं होते हैं उनकी हम कौन सी त्रिज्या बताते हैं, वांडर वाल त्रिज्या बताते हैं। और इसका मान सभी त्रिज्याओं में अधिक होता है। ये सेंटेंस को आप दिमाग में क्लियर कर लो। अगर आपसे पूछे इनमें से सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी, सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी, आयनिक त्रिज्या। और सबसे बड़ी त्रिज्या वांडर वाल, सबसे छोटी ये, और फिर उसके बाद सहसंयोजक और धातु। यानी ये ऑर्डर है
सबसे बड़ी वान डेर वाल रेडियाई, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक, और फिर आयनिक रेडियस। सबसे छोटी त्रिज्या होती है वो होती है आयनिक त्रिज्या। तो त्रिज्या है, कैसे इस त्रिज्या परिकलित होती है वो एक्सपेरिमेंट है। अभी हमको इन सब चीजों में नहीं फंसना है, हम केवल ये जानेंगे कि ये त्रिज्या का मान एक परमाणु में कैसे प्रभावित होता है, यानी परमाणु त्रिज्या किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो अब आ जाते हैं हम उस पॉइंट पे कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट पर बनते हैं। परमाणु त्रिज्या या आकार को प्रभावित करने वाले कारक, अब वो कौन कौन से होते हैं प्रभावित करने वाले कारक? उनमें पहला होता है कोस। कोस की संख्या, मतलब कि कोस की संख्या का मतलब है एन। एन कैसे प्रभावित करेगा? जैसे मान लो एक परमाणु है, उसमें केवल नाभिक के बाद एक ही कोस है। एक परमाणु नीचे, जैसे ये मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में केवल एक ही तो कोस होता है। फिर उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम का विन्यास होता है 2s, तो इसमें नाभिक के बाद पहला कोस और दूसरा कोस, इसलिए इसका विन्यास क्या होता है 2s। फिर इसके नीचे आता है सोडियम। सोडियम में देखो क्या विन्यास होता है, पहले कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो कितने कोस हो गए? ये नाभिक, नाभिक के बाद एक कोस के बाद दूसरा कोस, दूसरे कोस के बाद तीसरा कोस। तो तुम क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जाने पर कोस की संख्या क्या होती जा रही है? कोस की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या भी क्या होती जा रही है? तो कोस पर कैसे निर्भर करती है? परमाणुविक त्रिज्या कोस में वृद्धि के साथ बढ़ती है, बढ़ती ही जाती है। तो ये पड़ता है किसका असर? कोस का असर त्रिज्या पर। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, अब तुमने तो पहली बार सुना होगा ये परिरक्षण प्रभाव। वर्ड क्या है? इसको दिखाते हैं सिग्मा से, इससे सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या होता है तो पहले जान लो। जैसे ये सोडियम का परमाणु है ना, इसमें मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम के परमाणु में पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सोडियम के परमाणु में पहले कोस में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और आंतरिक कोस में 8 है ना, 8 को इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p6। तो अगर मान इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ये रहे, और नाभिक तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, अंदर की ओर खींचता है। और ये उपांत्य कोष बोलते हैं इनको, उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन इनको प्रतिकर्षित करते हैं। तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण प्रभाव है वो परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो लिख दो, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
अब ये परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, अगर ये बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो साइज यानी आकार समानुपाती किसके हो गया, परिरक्षण प्रभाव के। हो गया कि नहीं, जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा। साइज भी बढ़ेगा। अब सी प्रभाव है प्रभावी नाभिकीय, हाँ नाभिकीय आकर्षण, ये भी कैसे प्रभावित करता है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो देखो जेड इफेक्टिव होता है नाभिक का परिरक्षण, तो जैसे ये परमाणु है, ये नाभिक है और ये आंतरिक कोश है, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश को नाभिक ने तो आकर्षित किया और इसने क्या किया, प्रतिकर्षित किया। तो इस प्रतिकर्षण के बाद भी नाभिक तो आकर्षित ज्यादा ही करेगा ना, तो प्रतिकर्षण को काट के नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट आकर्षण क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव कहलाएगा। तो क्या हुई परिभाषा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नेट लगने वाला बल या आकर्षण। तो देखिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट आकर्षण ही जेड इफेक्टिव कहलाता है। और इसकी गणना कैसे होती है, किसी भी परमाणु में जेड इफेक्टिव की गणना कैसे करोगे, जेड इफेक्टिव बराबर जो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है जेड, उसमें से परिरक्षण प्रभाव को माइनस कर दोगे तो ये जेड इफेक्टिव आ जाएगा आपको। तो अब ये तीन कारक ही है जो परमाणु की त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। इनसे हम अब ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं परमाणु त्रिज्याओं में। अभी आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या और प्रभावित होगी, उनके लिए भी कुछ चीजें बताऊंगा। कितना देगा वो